जय हिंद सभी को। राजस्थान ज्ञान रथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप सीईटी, कांस्टेबल, वीडियो इन एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम कुछ ही समय के अंदर आपका एक टॉपिक जो कि है आपके राजस्थान का एकीकरण, इसको देखने वाले हैं। अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ लिया है तो भी ये आपके लिए क्लास जो है रिवीजन फॉर्मेट में उपयोगी रहेगी, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको जो है ये क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं एकीकरण से जुड़े हुए वो सारे के सारे फैक्ट अपन इस 10 मिनट की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से जो है हम शुरुआत करते हैं, और टॉपिक का नाम क्या है आपके राजस्थान का एकीकरण। चलिए बात करें यदि एकीकरण की, तो एक बात समझिएगा कि एकीकरण का मतलब क्या होता है। ध्यान देना कि जब भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, आपको पता हो तो भारत जो है ये 1947 के अधिनियम के द्वारा आज़ाद किया गया था। तो उस 1947 के अधिनियम की धारा 8 के तहत हमारा जो देश आज़ाद हुआ है, ये आज़ाद हुआ है 1947 की अधिनियम एक्ट, अधिनियम एक ही बात है। इसकी धारा 8 के तहत क्या किया गया, भारत को जो है वो आज़ाद किया गया। भारत को क्या किया गया, आज़ाद। और जब भारत को आज़ाद कर दिया गया तो आज़ाद भारत में उस समय जो है 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी आपके, 562 रियासतें। अब रियासत का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई राजा निवास करता है उस क्षेत्र को अपन रियासत कहते हैं। और जब ये रियासतें आज़ाद की गई तो इन रियासतों के पास में आपके कुछ ऑप्शन छोड़े गए, और वो ऑप्शन क्या थे, या तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, यानी 562 राजा जो है या तो वो अपने देश बना सकते हैं, या वो रियासतें भारत में मिल सकती है, या वो रियासतें पाकिस्तान में मिल सकती है। इस तरह से इनके पास में 3 ऑप्शन छोड़े गए थे। और बात करें यदि तब जब आपके जो है भारत को अंग्रेजों ने इस तरह से छोड़ा, तो यहाँ पर जो रियासतें बिखरी हुई थी उन रियासतों को समेटने का काम, उन रियासतों को एक करने का काम जो किया गया, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। एकीकरण के इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा योगदान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने दिया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसलिए भारत का लौह पुरुष कहते हैं, क्योंकि सोचो एक राजाओं से उनकी जो है पूरी की पूरी सत्ता छुड़वाने के लिए कहना, और उन्हें यह कहना कि आप भारत के सामान्य नागरिक के रूप में शामिल हो जाएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बात करें यदि तो एक चीज़ समझिएगा कि जब ये एकीकरण का प्रोसेस शुरू किया गया तो कोई ना कोई एक विभाग बनाया जाएगा जो इस काम को देखेगा। तो इसके लिए बनाया गया आपके रियासती विभाग। कौन सा विभाग बनाया गया, इसके लिए बनाया गया एक रियासती विभाग। और इस रियासती विभाग की जो स्थापना की गई, ये की गई आपके 5 जुलाई 1947 को। और जब इसकी स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को, इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके जो अध्यक्ष बने इनका नाम था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहीं बात करें इसके जो सचिव है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के भी सचिव थे, वीपी मेनन साहब। इन्होंने मिलकर ये बीड़ा उठाया कि चलो अब जो है हम एकीकरण की प्रोसेस को शुरू करते हैं। लेकिन अब जब एकीकरण की प्रोसेस को शुरू करने की बात आई, तब कुछ रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में भी मिलना चाहती थी, क्योंकि कुछ मुस्लिम रियासतें थी जिन पर मोहम्मद अली जिन्ना अपना प्रभाव रखते थे, और कुछ रियासतें ऐसी थी जो शुरू में ही भारत में मिलना चाहती थी। तो इन सारे मुद्दों पर फैसला करने के लिए कि भाई अपने को जो है किस तरह से इन रियासतों को एक करना है, इन चीज़ों को लेकर एक बैठक हुई दिल्ली में। और नरेंद्र मंडल के बारे में आपने सुना होगा, 1921 वाला जो नरेंद्र मंडल है। ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मंडल की एक बैठक हुई, नरेंद्र मंडल, और इस नरेंद्र मंडल की बैठक हुई 25 जुलाई 1947 को। कब हुई आपके, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की बैठक हुई, और इस बैठक की अध्यक्षता करी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। इस नरेंद्र मंडल की बैठक की अध्यक्षता करी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जब इसकी अध्यक्षता करी तो यहां पर अध्यक्षता करने के साथ में अलग अलग राजाओं को भी बुलाया गया कि आओ बैठो और बातचीत करते हैं, भाई आप जो है अब आगे क्या प्रोसेस अपनाने वाले हो क्या नहीं। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 एग्रीमेंट दिए। क्या दिए, 2 एग्रीमेंट दिए, ठीक है। एक का नाम था आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और एक था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। अब ध्यान देना, ये जो दोनों हैं एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन
और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है ये उन रियासतों के लिए था जिनकी जनसंख्या, ये उन रियासतों के लिए था जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनकी जनसंख्या जो है वो क्या हो, 1 करोड़ से ज़्यादा हो, और सॉरी 1 करोड़ क्या, जिनकी जनसंख्या 10 लाख, 1 करोड़ तो अब भी सपना है, 10 लाख से ज़्यादा हो, और जिनकी वार्षिक आय, जिनकी आय जो है, वार्षिक आय जो है ये 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक हो। ऐसी रियासतें जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है तो उनको इस वाले एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा, और बाकी जितनी भी रियासतें हैं वो इस वाले एग्रीमेंट पे साइन करेगी कि भाई हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं तो आप इस पे साइन करो, और अगर आप स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस पे साइन करो। तो ध्यान देना कि इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए एलिजिबल जो थी, इसके लिए जो एलिजिबल थी ये सिर्फ 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें ही ऐसी थी, जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, आई बात समझ में, मेवाड़ रियासत, ये जो रियासतें थी ये चारों मतलब ये जो रियासतें थी आपके, ये 4 रियासतें इस चीज़ के लिए क्या थी, एलिजिबल थी। लेकिन किसी भी रियासत ने इस वाले एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया कि भाई हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अस्तित्व, जैसलमेर, जोधपुर वाली, ठीक है, इस वाले पर किसी ने जो है अपना साइन नहीं किया, सब ने अपना साइन किस पे किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। यहीं पर आपको एक नोट लगा के बात लिखनी है, और वो बात क्या है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, यानी भारत में विलय की घोषणा कि भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं, एकीकरण वाले घोषणा पत्र पे नहीं, हम भारत में मिलना चाहते हैं, इस पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया, तो ध्यान रखिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक। ध्यान रखना ये एकीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, ये इस चीज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं कि भाई हमें जो है अपना अलग कुछ नहीं बनाना है और हम जो है भारत में ही विलय होना चाहते हैं। इस पर हस्ताक्षर किए थे शार्दुल सिंह जी ने, और शार्दुल सिंह जी वही है जिन्होंने पहली स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई थी, शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी, शार्दुल सिंह जी, और ये थे आपके बीकानेर के। तो सबसे पहले वो रियासत जिसने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए वो थे शार्दुल सिंह जी। लेकिन अगर कोई पूछे एकीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, नोट लगा के अपन ये भी लिख सकते हैं, एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले, एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक, हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक। और प्रथम शासक जो है ये कौन थे आपकी, ये थे आपके तेज सिंह जी, और ये तेज सिंह जी कहाँ के थे, आपके अलवर रियासत के। इनका संबंध किस रियासत से आता है, आपके अलवर रियासत से इनका संबंध आता है। यहां पर बात क्लियर हुई आपके। अब आगे समझिएगा, जब राजस्थान के एकीकरण के प्रोसेस को शुरू किया गया उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। इसके अलावा 3 ठिकाने थे, जिसमें से अगर अपन बात करें सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा था कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, बांसवाड़ा। और सबसे छोटा जो था ठिकाना ये था लावा। ये कौन सा, लावा ठिकाना वर्तमान तो टोंक में है, तत्कालीन जयपुर रियासत में था। तत्कालीन यानी उस समय तत्कालीन जयपुर रियासत में था, तत्कालीन जयपुर रियासत में था। और बात करें यदि तो एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक चीफ कमिश्नर प्रांत, या एक तरीके से अपन केंद्र शासित कह सकते हैं, और वो कौन सा था, अजमेर जो था ये एक चीफ कमिश्नर प्रांत था। इसी में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो समझिएगा कि ये सारी जो प्रोसेस है,
ये सारी जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगा। तो एकीकरण में जो है कि भाई राजस्थान का जो एकीकरण शुरू हुआ इसमें प्रोसेस में समय कितना लगा। तो एकीकरण में समय राजस्थान के एकीकरण में ध्यान रखिएगा 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। आपको इसको कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे 8 और 7 जो है ये मिलके कितने होते हैं, वैसे तो 15 होते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री के हिसाब से इसको कितना मानेंगे, 14 मानेंगे। कितना मानेंगे, 14 मानेंगे। ठीक है, चलिए ये एकीकरण में आपके क्या लगा, इसमें समय लगा, ये एकीकरण में समय लगा। इसी में आपको ध्यान रखना है कि ठिकाने जो थे इनको नॉन सल्यूट स्टेट कहा जाता था। जो 3 ठिकाने थे, 3 ठिकानों को क्या कहते थे, नॉन सल्यूट स्टेट, नॉन सल्यूट स्टेट कहते, नॉन सल्यूट स्टेट कहा जाता था। इसका मतलब क्या है कि इनको जो है किसी भी तरह के तोपों की सलामी जो है वो नहीं मिलती थी। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों के। अच्छा, राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे, तो ध्यान देना राजस्थान एकीकरण के 7 चरण थे। ठीक है, कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, तो टोटल 7 चरणों में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, 7 चरणों में एकीकरण संपन्न हुआ, एकीकरण संपन्न। अब आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है, बस ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये है कि पहला चरण कौन सा, दूसरा चरण कौन सा, तीसरा चरण कौन सा, चौथा चरण कौन सा, पांचवा चरण कौन सा, छठा चरण कौन सा और 7वां चरण कौन सा। ये सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये मैप के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहां ध्यान देना, ये जो 7 चरण है, ये 7 चरण आपके किस तरह से थे हम इनको देखेंगे। ठीक है, इनको ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले जो रियासती विभाग है, वो रियासती विभाग आपके कहाँ आएगा, अलवर वाले क्षेत्र में आएगा। सबसे पहले रियासती विभाग कहाँ आएगा, आपके अलवर वाले क्षेत्र में आएगा। और यहाँ पर जब ये अलवर वाले क्षेत्र में आएगा तो क्या खाली अलवर वाली रियासत का ही विलय करेगा, नहीं, इसके साथ साथ में ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों रियासतों का यहाँ पर क्या किया गया, एकीकरण किया गया। पहले चरण में इनका एकीकरण किया और इसका नाम क्या रखा, मत्स्य संघ। इसका नाम क्या रखा, मत्स्य संघ। और ये मत्स्य संघ जो नाम रखा ये किसके, KM मुंशी के सुझाव पर। दूसरे चरण पे क्या किया, यहां जो आपको ये सारी रियासतें दिख रही है, इस तरह से आने वाली सारी रियासतों को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। इसमें आप बाबू झाड़ूकी को प्रशाटो ऐसे ट्रिक से याद करते हो, अपन देखेंगे उसको आगे। तो यहां पर दूसरे चरण में क्या किया, इन सारी रियासतों का एकीकरण कर दिया। और इसको अपन क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, या फिर यहां पर आपके लिखा हुआ आएगा पूर्वी राजस्थान, राजस्थान संघ, या क्या लिखा हुआ आएगा, पूर्वी राजस्थान। अब यहां ध्यान देना कि कभी कभार क्या आता है, राजस्थान संघ आ जाता है, कभी कभार पूर्वी राजस्थान आ जाता है, दोनों एक साथ आते हैं, तो उस दौरान आपको राजस्थान संघ जो है ये इसमें शामिल करना है। फिर तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, तीसरे चरण में उदयपुर वाली रियासतों का विलय कर लिया। तीसरे चरण में क्या किया इन्होंने, उदयपुर वाली रियासत का, सिर्फ उदयपुर ही ध्यान रखिएगा, ये ऐसे सॉरी पूरा ऐसे आ गया। ठीक है, तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, उदयपुर वाली रियासत का एकीकरण कर लिया। और जब उदयपुर को इसमें शामिल कर लिया, उदयपुर को इसमें शामिल कर लिया, तो ये क्या बन गया आपके, संयुक्त राजस्थान। ये क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान, क्योंकि इससे पहले जो है राजस्थान संघ है, फिर उसके बाद में उदयपुर और शामिल कर लिया, तुम कहाँ हम कहाँ, और अब हम आ गए संयुक्त, तो ये क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान के बाद में फिर 4 रियासतों को इसमें इन्होंने शामिल किया। ठीक है, फिर जो है 4 रियासतों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और आपके जो है बात करें यदि, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ध्यान देना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर,
इसमें जो है इन 4 रियासतों को यहाँ शामिल किया गया। तो अब इस जगह का जो है वो नाम क्या हो जाएगा आपके, इस पूरे जब आपके यहाँ 4 रियासतों को और शामिल कर लिया तो ध्यान देना संयुक्त राजस्थान था, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वृहत राजस्थान, फिर ये क्या हो जाएगा वृहत राजस्थान, क्योंकि थोड़ा हिस्सा और बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया वृहत राजस्थान हो गया। फिर इसी वृहत राजस्थान के टाइम ही या इसी क्षेत्र को जो है या इसी समय जो है क्या कर दिया गया आपके यहाँ पर ये मान लिया गया कि अब राजस्थान जो है इसका पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, विलय हो चुका है। तो इसी में ही यहाँ पर क्या नाम दे दिया वृहत राजस्थान। फिर इसके बाद में जो 5वां चरण था, इस 5वें चरण में क्या किया, 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपके 1+4, 1+4 यानी 5, यानी पहले चरण का नाम क्या था मत्स्य संघ, और चौथे चरण में जो है यहाँ पर नाम क्या है वृहत राजस्थान। तो जब वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिल गया तो ये क्या हो जाएगा आपके संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। ये आपका 5वां चरण हो गया। और उसके बाद में आपके जो है फिर पूर्ण रूप से राजस्थान का क्या हो गया निर्माण हो गया, फिर पूर्ण रूप से जो है किसका निर्माण हो गया राजस्थान का निर्माण हो गया। छठे चरण तक आते आते ये पूर्ण रूप से राजस्थान संघ बन चुका था और आगे भी इसका नाम जो है वो पुनर्गठित राजस्थान या 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ। अब अपन एक एक चरण को देखते हैं कि पर्टिकुलर उस एक चरण के अंदर जो है कौन कौन सी घटनाएं सामने आई, कौन कौन सी घटनाएं जो है वो आपके सामने आई। तो यहां ध्यान देना, पहला जो चरण है आपके सामने, ये जो 7 चरण हुए हैं इनमें आपको डेट वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला है 18, 25, 18, 18, 25, 18 और फिर क्या हो जाएगा 30, फिर 30 का आधा 15, फिर 26 और फिर 1। यहाँ पर आपके मार्च, अप्रैल, मार्च और अप्रैल, यहाँ पर 30 मार्च, क्योंकि आपको पता हो तो 30 मार्च के दिन ही आपके जो है वो वृहत राजस्थान के टाइम ही आपके क्या मनाया गया राजस्थान दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके बाद में है 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर, एक क्या हो जाएगा नवंबर। फिर डेट वाइज अगर आप देखो तो यहां आप देखो, ठीक है सॉरी, डेट वाइज अगर आप देखो तो यहां देखिएगा 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, फिर यहां ध्यान देना आपके 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। ये जो है आपके ये प्रॉपर रूप से आपका डेट वाइज इसमें सार दिया हुआ है। ये जो आपके फोटो सामने नजर आ रहे हैं इनमें आपको डेट वाइज क्या दिया हुआ है आपके इसी तरह सार दिया हुआ है कि कब कब कौन कौन सी जो है आपकी घटना हुई। ठीक है, इसके बाद देखें अपन तो ध्यान देना, बात करें यदि तो कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई वो एक अलग बात है, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई वो आपको एक अलग बात है। अब इन एक एक चरण को अपन देखेंगे। जैसे पहला जो चरण है, इस पहले चरण का हमने क्या नाम दिया मत्स्य संघ, पहले चरण का क्या नाम दिया मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में जो है अब यहां पर क्या हुआ इसको ध्यान से समझिएगा। मत्स्य संघ में जब 4 रियासतों को शामिल करने की बात की गई जिसमें अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली वाली जो चारों रियासतें थी, जिसमें से अलवर और भरतपुर जो रियासतें थी ये राजस्थान संघ में मिलना, ये जो है राजस्थान में मिलना नहीं चाह रही थी। भरतपुर के शासक बृजेंद्र सिंह जो थे वो भी नहीं मिलना चाह रहे थे और अलवर के शासक जो तेज सिंह जी थे वो भी इसमें नहीं मिलना चाह रहे थे, वो तो ये अलग ही रखेंगे अपन। और तेज सिंह जी के जो सचिव थे या मैं यूं कहूं जो मंत्री थे उनका नाम था NV खरे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि जब ये दोनों की दोनों रियासतें जो थी ये मिलने का विरोध कर रही थी तो अलवर के शासक और भरतपुर के शासक पर यह आरोप लगाया गया कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई है उस हत्या में जो है जो हत्यारे हैं वो उनको यहीं पर छुपा के रखा गया है। और जब ये बात का दावा इन पर ठोका गया तो यहाँ पर क्या किया गया, अलवर के शासक को वहाँ दिल्ली बुला लिया और कहा कि भाई साहब आपको जो है अब नज़रबंद करके रखा जाएगा। और उनको जब नज़रबंद करके रखा गया तो इन पूरे क्षेत्र का कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जब सरकार ने कंट्रोल हाथ में लिया तब बजेंद्र सिंह के जो भाई थे मान सिंह जी, ठीक है मान सिंह, जयपुर वाले मान सिंह नहीं अलग,
तो मान सिंह ने क्या कहा कि भाई यहाँ जो है ये जाट जो है वो क्या है, खतरे में है, और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। शाहमल ने भी इसका जो है साथ में साथ दिया, लेकिन बाद में इन दोनों को समझाया गया और इन दोनों को समझाने के बाद में क्या किया गया, आपके इस पहले चरण की शुरुआत की गई। पहले चरण की शुरुआत जो है कुछ समय पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये आंदोलन की वजह से जो है, ध्यान रखना, जाट जो है वो झंडा खतरे में है का नारा मान सिंह ने दिया था, ठीक है, और इनके साथ ठाकुर देशराज जो है वो भी शामिल थे। इसके अलावा बात करें तो पहले चरण में के.एम. मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम दिया गया। पहला चरण जो है आपके 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ और पहले चरण की जो राजधानी बनाई गई, आपके ध्यान देना, पहले चरण की जो है, इसमें पहले चरण में आपकी 4 रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी वो 4 रियासतें थी, तो इनके नाम देखिएगा आपके, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कैसे याद रखोगे, ABCD। वैसे ये मार्केट में यही ट्रिक चलती है। प्लस कौन सा ठिकाना, नीमराना, प्लस कौन सा ठिकाना, नीमराना ठिकाना, ठीक है, कौन सा ठिकाना, नीमराना। यहाँ मैंने 2 ही नाम लिखे थे, ठीक है, 3 ठिकाने हैं, तो इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा और एक ठिकाना जो है इसका नाम क्या है, नीमराना ठिकाना, नीमराना। और नीमराना कहाँ पर है, अलवर में है आपके। नीमराना ठिकाना जो है ये कहाँ है, अलवर में। इसके बाद में क्या किया गया, ध्यान रखिएगा, अब ये सारी प्रोसेस सब जगह सेम चलेगी। राजधानी, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, ये सारी प्रोसेस सब जगह एक जैसी ही चलेगी। जैसे चार जो है आपके चरण है, उनका ही आपके उद्घाटन हुआ है, जिसमें अपन को ऐसे याद रखना है, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल 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 चाचा पटेल, चाचा पटेल। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। पूछ ले कि पहले चरण का उद्घाटन किसने किया, NV गॉडगिल। दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, NV गॉडगिल। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि ये चारों रियासतें जब मिलाई तो इसकी राजधानी रखी गई अलवर, और अलवर के यहाँ के राजा कौन थे, तेज सिंह। अलवर और अलवर के राजा कौन, तेज सिंह। फिर बाद में बात करें उद्घाटन किसने किया, कि भाई साहब हम ये शुरू कर रहे हैं, NV गॉडगिल ने, यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा। राज प्रमुख जो है यहाँ पर किसको बनाया गया, राज प्रमुख यानी मुख्य व्यक्ति जो है ये बनाया गया उदयबान सिंह। किसको, उदयबान सिंह, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। कहाँ के थे, धौलपुर के। और यहाँ पर उपराज प्रमुख, अगर ये भी पूछ ले साथ में कि उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख जो है वो बनाया गया आपके करौली के राजा गणेश पाल, गणेश पाल को, गणेश पाल। और ये कहाँ के राजा हैं, करौली के। करौली के राजा गणेश पाल को क्या किया गया, यहाँ पर उपराज प्रमुख बनाया गया। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा कि पहले चरण का नाम और उद्घाटन कब हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी, इसको मैं आपको ऐसे याद करवा देता हूँ। तो पहला जो चरण है, पहले चरण में आप सीधा ही जब भी लिखो तब 18 मार्च 1948 हाथों हाथ ही लिखना है कि भाई इसका नाम क्या था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसके कहने पर नाम पड़ा, तो सीधा ही ऐसे लिखना, के.एम. मुंशी। इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है कि ये जो पहला चरण है इसमें कौन कौन से शामिल हुए, तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर प्लस नीमराना। ये आपकी जो है एक ठिकाना और 4 रियासतें। ये भी पूछता है कि पहले में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, प्लस एक ठिकाना। ये आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर जो है राजधानी क्या रखी गई, तो राजधानी है अलवर। राजधानी क्या है, अलवर। यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो राज प्रमुख आप किसको कहोगे, आपके धौलपुर के राजा उदयबान सिंह जी। और वहीं बात करें उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख ये बनाया गया करौली के राजा गणेश पाल जी को, गणेश पाल, ये करौली के थे। इनको जो है क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया। अब कई बार जो है इसमें 1-2 चीज़ें और आती है, जैसे कि इसकी जो है जब मत्स्य संघ को मिला दिया गया तो इसकी जनसंख्या कितनी हो गई। जब मत्स्य संघ को मिला दिया गया तो इसकी जनसंख्या 18,37,994 ये इसकी जनसंख्या थी। और पूछ ले कि पैसा यानी आय कितनी हो गई, तो आय हो गई 1,84,00,000 या 184 लाख जो है वो आय हो गई थी। और एरिया जो है यानी इनका जो क्षेत्रफल था, ये क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया आपके 12,000 वर्ग किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। बड़ी चीज़ ये आती है कि इस समय मंत्री कौन कौन थे।
ये जो है पहला चरण जो था, इस पहले चरण में कौन कौन से मंत्री शामिल हुए थे, क्योंकि देखो कि मंत्री भी पूछ लेते हैं यहाँ पर, क्या पूछ लेते हैं, मंत्री भी पूछ लेते हैं। तो मंत्रियों में एक नाम ध्यान रखिएगा, आपके शोभाराम कुमावत तो हो ही गए, ठीक है, शोभाराम कुमावत तो हो ही गए। एक अपने याद रखिएगा, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। ये जो गोपीलाल यादव जी थे, ये कहाँ के थे, आपके भरतपुर के, भरतपुर के। फिर दूसरे जो मंत्री थे, इनका नाम याद रखिएगा, मास्टर भोलेनाथ, मास्टर भोलेनाथ, भोलेनाथ जी। ये अलवर से थे, ये कहाँ से थे, अलवर से थे। फिर मंगल सिंह जी, मंगल सिंह जी, ये कहाँ के थे, धौलपुर के थे, मंगल सिंह जी धौलपुर के। और चिरंजी लाल, चिरंजी लाल, ये कहाँ के थे, अलवर के। तो अगर पूछ ले कि पहले चरण के मंत्री कौन थे, तो यहाँ पहले चरण के आपको मंत्री बताने हैं। पहले चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई, राज प्रमुख किसे बनाया, उपराज प्रमुख, जनसंख्या, आय, क्षेत्रफल, और यहाँ मंत्री हो गए। यहाँ पर पहला चरण हो गया कंप्लीट। पहले चरण के बाद में हम बात करते हैं, पहले चरण में जो है यहाँ आपके सामने फोटो होंगे, एनवी गॉडगिल जी, जिन्होंने जो है क्या किया था, उद्घाटन किया था, और शोभाराम कुमावत जो है ये क्या बने थे, पीएम बने थे, ये क्या बने थे, पीएम बने थे। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो दूसरा जो चरण था, इसका नाम क्या था, आपके राजस्थान संघ। और इस राजस्थान संघ के अंदर किन किन को शामिल किया गया था, तो इसको याद रखने की ट्रिक सेम है, और मेरे ख्याल से जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। क्या थी, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, बाबू झाड़ू, झाड़ू की को प्रसाटो, प्रसाटो, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी आपके, झालावाड़ ही थी। फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के राजा कौन थे, लक्ष्मण सिंह जी। फिर किशनगढ़, किशनगढ़। फिर कोटा, कोटा के राजा भीम सिंह, जो कि यहाँ के क्या बनेंगे, राज प्रमुख। प्रतापगढ़, शाहपुरा, और आपके टोंक। इन रियासतों को मिलाकर, इन रियासतों को मिलाकर दूसरे चरण को क्या किया गया, शुरू किया गया। इनमें जो है ध्यान रखिएगा, इनमें जो है ध्यान रखिएगा, जो कोटा रियासत है, इस कोटा रियासत के राजा भीम सिंह, कोटा रियासत के राजा भीम सिंह, इनको तो बनाया गया क्या, आपके राज प्रमुख। क्या बनाया गया, राज प्रमुख। और कोटा को क्या बनाया गया, राजधानी। कोटा को क्या बनाया गया, राजधानी। और इसी में ध्यान रखिएगा आपके बूंदी, ये जो बूंदी है, बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह। बूंदी से याद रखना, बहादुर सिंह। ये जो बूंदी है, बूंदी के राजा जो बहादुर सिंह है, इनको बनाया गया वरिष्ठ, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। बूंदी के राजा को क्या बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। ध्यान रखिएगा, बूंदी वालों को तो वरिष्ठ बनाया। और डूंगरपुर के राजा थे, इनका नाम था लक्ष्मण सिंह, इनका नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह को बनाया कनिष्ठ, क्या बनाया, कनिष्ठ, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करें यदि, तो जो आपके भीम सिंह है, इन्होंने, भीम सिंह जी ने कोशिश करी थी कि हम जो है अलग कोई संघ बनाए, तो इन्होंने हाड़ौती संघ बनाने, हाड़ौती संघ बनाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन बाद में हाड़ौती संघ बना नहीं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर शाहपुरा जो है, यहाँ पर जो ये आपको, कहाँ गई शाहपुरा, ये जो शाहपुरा है, इस शाहपुरा से आए थे आपके गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। और ये जो गोकुल लाल असावा जी हैं, ये बने थे पीएम यानी प्रधानमंत्री। ये क्या बने थे, पीएम यानी प्रधानमंत्री। तो ये जो है आपके दूसरा चरण हो गया। और दूसरे चरण को कब शुरू किया गया आपके, तो 25 मार्च 1948। कब शुरू किया गया, 25 मार्च 1948। और इस दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था, तो मैंने आपको बताया था उद्घाटन, और उद्घाटन किसने किया था, तो मैंने बताया था गॉडगिल चाचा पटेल। तो दूसरा ही है, यानी एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। और यही सारी बातें जो हैं
अच्छा, इसमें भी आपके ध्यान रखिएगा कि इसका जो है वो क्षेत्रफल कितना है। इसका जो है वो क्षेत्रफल कितना था, तो इसका जो क्षेत्रफल था लगभग आपकी 16,000 वर्ग मील। 16,000 वर्ग मील इसका क्या था, क्षेत्रफल था। और बात करें यदि, तो इसमें मंत्री कौन कौन थे, इसमें शामिल होने वाले मंत्री कौन कौन थे, ये सारी चीज़ें तो आपको लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। आपको कैसे याद रखना है, इसमें ध्यान रखिएगा कि आपके दूसरे चरण में जो है गोकुललाल असावा जी को याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर आपके गोकुललाल असावा जी को याद रखिएगा, मुख्य रूप से इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, ये आपकी दूसरा चरण। और दूसरे चरण में देखिएगा 25 मार्च 1948 दूसरी तिथि है। कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक और किशनगढ़, शाहपुरा। और कौन सा ठिकाना शामिल हुआ इसमें, तो कुशलगढ़ ठिकाना शामिल हुआ। कौन सी ठिकाना शामिल हुआ यहाँ पर, कुशलगढ़। पहले वाले में कौन सा हो गया था आपके, और फिर दूसरे वाले में कौन सा, ये दोनों ध्यान रखने हैं। इसकी राजधानी कोटा, उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, राज प्रमुख भीम सिंह जी। लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो है उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, इसमें जो है उपराज प्रमुख, और उपराज प्रमुख भी दो बनाए गए। वरिष्ठ तो बनाया गया बूंदी के बहादुर सिंह जी को, और कनिष्ठ बनाया गया डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी को। इसमें एक चीज़ और याद रखना चाहो तो, और वैसे ये आप लोगों ने रट ली होगी, बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के एक राजा थे, इनका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था, चंद्रवीर सिंह। और बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं राजस्थान में मिलके। ये बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था। तो ये आपके दूसरा चरण कंप्लीट हुआ। पहला चरण मत्स्य संघ निमराना हो गया, दूसरा संघ आपके यहां पर कहां गया, तीसरा आ गया। दूसरे चरण में यहां पर कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना हो गया। राजधानी हो गई, उद्घाटनकर्ता हो गया गॉडगिल, दो में हो गया गॉडगिल। अब तीसरे में कौन आएंगे, जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने के लिए। और यहाँ जो है प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो गोकुललाल असावा जी को। तीसरा चरण जो है आपके, तीसरे चरण के अंदर किसको शामिल किया गया, तो ये सारी रियासतें प्लस उदयपुर रियासत। तीसरे चरण में जो है किसको शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। तीसरे चरण के अंदर आपके, तीसरा चरण कब शुरू हुआ, 18 और 18 मई 1948 को जो है तीसरा चरण शुरू हुआ। तीसरे चरण में क्या किया गया, तीसरे चरण में राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, इनको शामिल किया गया। और बात करें यदि, तो जब उदयपुर संघ को शामिल किया गया तो यहाँ पर राज प्रमुख भी किसको बनाया जाएगा, यहाँ पर राज प्रमुख भी किसको बनाया जाएगा, तो उदयपुर के राजा को बनाया जाएगा, क्योंकि उदयपुर बड़ी रियासत थी। और उदयपुर के राजा कौन, उदयपुर के राजा भूपाल सिंह जी, इनको क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। तो उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे, जो इनसे पहले राज प्रमुख थे, और वो कौन, वो थे भीम सिंह। राजधानी क्या रखी जाएगी, राजधानी सीधी सी बात है अब उदयपुर रखी जाएगी। राजधानी कौन सी रखी जाएगी, उदयपुर रखी जाएगी। और पीड़ितों का पंछीड़ा गीत लिखने वाले जो व्यक्ति हैं आपके उदयपुर में, मुख्य रूप से उदयपुर के राजा अपने हिसाब से उदयपुर की जनता के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, ये कोट दिया था माणिक्यलाल वर्मा ने। तो यहाँ पर जो पीएम बनेंगे वो कौन, माणिक्यलाल वर्मा। कौन बनेंगे, माणिक्यलाल वर्मा साहब। माणिक्यलाल वर्मा साहब जो है यहाँ पर क्या बनेंगे, पीएम बनेंगे। इस क्षेत्र में बात करें मंत्री कौन कौन थे, मंत्रियों की बात करें यदि, तो गोकुललाल असावा जी इसमें शामिल थे। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से मंत्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, और एक कौन, प्रेम नारायण माथुर साहब। ठीक है, ये जो है तीसरे चरण के प्रमुख मंत्री थे। तीसरे चरण के क्या हैं, प्रमुख मंत्री। अन्य मंत्री थे जो अलग अलग विभागों में थे। इसके अलावा बात करें तो ध्यान देना, यहां पर तीसरा चरण आता है। कौन सा, तीसरा चरण, जिसका नाम क्या है आपके, संयुक्त राजस्थान। क्या है, संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 यहाँ पर पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर या मेवाड़ को शामिल किया गया। राजधानी कौन सी रखी गई, उदयपुर। राजधानी कौन सी रखी गई आपके, उदयपुर जो है इसकी राजधानी रखी गई।
फिर उद्घाटनकर्ता कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज प्रमुख कौन? भूपाल सिंह जी, उदयपुर के महाराजा। प्रधानमंत्री कौन? माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन साथ में यहाँ पर उपराज प्रमुख जो है वो लिखा हुआ नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उपराज प्रमुख जो है वो कौन थे? आपके भीम सिंह यहाँ के। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये फोटो नजर आ रही होगी, जिसमें सारे के सारे जो है मंत्री आपके सामने होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन से जो है कहाँ बैठे हैं। ये प्रॉपर एक सीट अरेंजमेंट जो है यहाँ पर दिया गया है आपके। आगे देखिएगा, ये उदयपुर के महाराजा जो है वो भोपाल सिंह जी, और साइड में आपके कौन है? माणिक्यलाल वर्मा जी। ये माणिक्यलाल वर्मा जो है ये क्या है आपके, जब राजस्थान संघ के अंदर या पूरी राजस्थान के अंदर जब उदयपुर शामिल हो गया, जब संयुक्त वृहत राजस्थान बना, तब इस संयुक्त वृहत राजस्थान के जो है वो क्या बने? ये पीएम बने। नेक्स्ट देखिएगा, वो आता है आपके चौथा चरण। अब चौथे चरण में क्या हुआ देखो कि उदयपुर अब शामिल हो गया। अब पीछे कौन कौन सी 4 बड़ी रियासतें रही? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इन चारों रियासतों को क्या किया गया? शामिल किया गया। और बात करें तो ये वृहत राजस्थान का क्या किया गया? गठन। इन चारों रियासतों में जोधपुर एक ऐसी रियासत थी। कौन सी रियासत? जोधपुर एक ऐसी रियासत थी जो कि कहाँ मिलना चाहती थी? ये रियासत मिलना चाहती थी पाकिस्तान में। कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। और यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उदयपुर के राजा को भी कहा था कि भाई साहब आप भी आ जाओ, वो जो है अच्छा खासा पैसा वैसा देंगे, ये सारी बात है। तब उदयपुर के राजा ने कहा था कि हमें इस महाद्वीप में कहाँ होना चाहिए, इसका फैसला मेरे पूर्वज जो है वो पहले ही कर चुके हैं। और ये जो है यहाँ के राजा, जोधपुर के राजा जो है वो वहाँ मिलना चाहते हैं। इसका उल्लेख या इस जो है साजिश का पर्दाफाश रियासती नामक समाचार पत्र में सुमनेश जोशी ने कर दिया। किसने कर दिया? सुमनेश जोशी ने। और इसी आपके जो है चौथे चरण के दौरान ही राजस्थान एकीकरण संघ, या फिर मैं यूं कहूं कि राजस्थान आंदोलन संघ जो है ये बना। और इन्होंने राम मनोहर लोहिया जी जो है इसके क्या कर रहे थे? अध्यक्षता। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि एकीकृत राजस्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्होंने एकीकृत राजस्थान की मांग रखी, एकीकृत ही राजस्थान होना चाहिए। राजस्थान आंदोलन समिति जो है इसके ये क्या थे? अध्यक्ष थे, राम मनोहर लोहिया जी। और इन्होंने ये कहा कि एकीकृत राजस्थान जो है वो होना चाहिए। तो चौथे चरण में क्या हुआ देखो, उदयपुर प्लस 4 बड़ी रियासतें हो गई। उदयपुर प्लस 4 बड़ी रियासतें इसमें शामिल हो गई। इसके बाद में यहां पर आपके जो है प्रमुख मंत्री आपको सामने नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा बात करें तो फिर आया आपके 5वां चरण। और 5वें चरण में क्या किया गया? 1+4। 5वें चरण में 5 मतलब क्या हो जाएगा? 1+4, यानी मत्स्य संघ और संयुक्त वृहत राजस्थान या वृहत राजस्थान, मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाया, तब क्या बना आपके? संयुक्त वृहत राजस्थान। इसकी तिथि 15 मई 1949। और बात करें यदि तो कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई इसमें, तो यहाँ पर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? आपके मत्स्य संघ का विलय जो है ये किस में कर दिया गया? मत्स्य संघ का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया। या मैं यूं कहूं कि संयुक्त वृहत राजस्थान जो है ये फिर बाद में बना। यहां पर 2 रियासतें ऐसी थी, भरतपुर और धौलपुर। ये रियासतें जो है भाषाई आधार पर कहाँ मिलना चाहती थी? ये लोग भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहते थे। लेकिन शंकर देवराय समिति जो है, ठीक है, शंकर देवराय समिति, इसमें 2 मेंबर और थे, तो टोटल इसमें 3 मेंबर थे। शंकर देवराय समिति के सहित जो है R.K. सिद्धावा और प्रेम सिंह जी, ये दोनों और थे इसमें। और शंकर देवराय जी के अलावा इनकी सिफारिश पर मिला दिया गया राजस्थान में। और ये चरण जो है ये टोटल कितने हो गए? 1+5। फिर इसकी राजधानी रखी गई जयपुर। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ रखी गई? जयपुर रखी गई। वैसे चौथे चरण में जो है मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई। ये जो चौथे चरण में जो है आपके, यहाँ शायद चौथा चरण ये पीछे रह गया, 5वें पे चले गए। चौथे चरण में जो है इसकी राजधानी कौन सी बनाई गई? जयपुर बनाई गई। चौथा चरण जो है हमने स्किप कर दिया, मैंने शायद ऐसे ही समझा दिया और स्किप कर दिया। चौथे में राजधानी बनाई गई जयपुर। और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पर जो है जो जयपुर के राजा थे उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है अब आजीवन इसी पद पे रहना है, मैं ही आजीवन राज प्रमुख के पद पे रहूंगा और कोई नहीं इस पद पर रहेगा। तब यहाँ पर क्या किया गया कि भाई जयपुर रियासत बड़ी थी, तो जयपुर रियासत ने अपनी डिमांड रखी।
तो जयपुर रियासत ने जब डिमांड रखी तब यहाँ पर राज प्रमुख जो बनाया गया ये तो बना दिया जयपुर के राजा मान सिंह जी को, लेकिन महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह जी को। महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह जी को। और प्रधानमंत्री यहाँ कौन बने थे चौथे चरण में? हीरालाल शास्त्री। फिर यही सारी चीजें फिक्स हो गई, यहीं से सारी चीजें क्या हो गई? फिक्स। अब आगे जो कोई भी होएगा, मंत्री वंत्री जो कोई भी, ये सब यही होंगे। यहाँ से चीजें फिक्स हो गई, तो इसलिए पांचवें चरण में हमने जो है उल्लेखित नहीं किया। ठीक है, पांचवें चरण में जो है हमने ये उल्लेखित नहीं किया, क्योंकि राजधानी कन्फर्म यही रहेगी, इसके अलावा इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। एक चीज और कि ये जो चौथा चरण था आपके, ये जो चौथा चरण था आपके, इसी चौथे चरण के अंतर्गत ही एक समिति ही पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। और इस पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? आपकी राजधानी जो है ये रखी गई जयपुर। हाईकोर्ट किसको दे दिया? हाईकोर्ट दे दिया जोधपुर को। कृषि वाला जो डिपार्टमेंट है ये किसको दे दिया? भरतपुर को। खनन वाला डिपार्टमेंट जो है ये किसको दे दिया? उदयपुर को। खनन वाला डिपार्टमेंट जो है ये किसको दे दिया? उदयपुर क्षेत्र को दे दिया गया। ये पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ये सारी चीजें हुई। पांचवें चरण के बाद में फिर आया छठा चरण, और छठे चरण में क्या किया गया कि वैसे सारा काम अब हो ही गया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो सिरोही वाला इलाका है, सिरोही में जो आपके आबू वाला जो इलाका है उसको दे दिया बम्बई तहसील को। और जब बम्बई प्रांत को दे दिया, और जब बम्बई प्रांत को वो चीज़ दे दी गई, तब यहाँ पर जो है सिरोही को वापस पूर्ण रूप से राजस्थान में मिलाने के लिए आंदोलन हुए, जो कि छठे और सातवें चरण के अंतर्गत जाते हुए आपके कंप्लीट हुए। छठे चरण में क्या किया गया आपके, इसका नाम है राजस्थान संघ। इसकी तिथि है 26 जनवरी 1950, और इसी दिन विधिवत रूप से हमारे इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? राजस्थान पड़ा। इसमें संयुक्त व्रत राजस्थान प्लस सिरोही, इस सिरोही में आबू और देलवाड़ा तहसील जो है वो किसको दे दी गई? आबू और देलवाड़ा तहसील जो है वो बम्बई प्रांत को दे दी गई। और इस बात से हम काफी नाराज हुए, हमने फिर आंदोलन किया, और जब आंदोलन किया तब यहाँ पर बाकी ये सारी चीजें सेम ही रहेगी, क्योंकि ये चौथे में ही फिक्स हो गई थी, ये फोर्थ में ही फिक्स हो गई थी। फिर उसके बाद में हमारा सातवां चरण आया, और इस सातवें चरण के अंतर्गत जो है हमने अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सिरोही वाला भाग तथा मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा है ये हमने ले लिया, और हमने बदले में क्या दिया? झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश को दे दिया। बाकी ये सारी चीजें सेम रहेगी, राजधानी जयपुर रहेगी। इसके अलावा बात करें तो राज प्रमुख का पद जो है ये समाप्त कर दिया गया बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। इसके अलावा आपको दो तीन बातें जो है वो ध्यान रखनी है आपके, इसके अलावा दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी। पहला है कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत, तो सबसे प्राचीन रियासत थी आपके मेवाड़। सबसे नवीन कौन सी थी? सबसे नवीन ये झालावाड़। फिर इसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में तो मारवाड़ या जोधपुर रियासत। और सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या के मामले में, ये थी आपके कौन सी? जयपुर रियासत। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही छोटी कौन सी थी? जनसंख्या क्षेत्रफल में छोटी रियासत, और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटी रियासत कौन सी थी आपके? शाहपुरा अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थी ये। इसके अलावा बात करें यदि तो आपके जो है उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली, उत्तरदायी शासन प्रथम स्थापित करने वाली ये थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। और वहीं बात करें उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली, और ये रियासत कौन सी थी? जैसलमेर। और ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को ही 8वां अजूबा कहा है। क्या कहा है? 8वां अजूबा। तो हम ये लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने
जैसलमेर रियासत को, जैसलमेर रियासत को आठवां अजूबा कहा है, आठवां आश्चर्य कहा है या अजूबा कहा है। देखो मैंने आपको जो है थोड़े समय में जो है ये टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करी है, हर एक फैक्ट को इसमें शामिल किया है और वर्तमान में कैसे सवाल आ रहे हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा करी है। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये सारी चीज़ अच्छी लगी होगी। और इस सब को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान ज्ञान रथ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।